चलिए एक सीन की कल्पना करते हैं। मान लीजिए इस समय कोई इंसान अपने बहुत ही वातानुकूलित मतलब एसी वाले ऑफिस में बैठा है। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही आम नजारा है ना? और उसने कंपनी की तिजोरी से कोई कैश नहीं निकाला है, उसने किसी सहकर्मी का लैपटॉप भी नहीं चुराया है, यहाँ तक कि सप्लाई क्लोजेट से एक पेन तक नहीं लिया है। बिल्कुल, एकदम ईमानदार कर्मचारी लग रहा है तो। बिल्कुल। वो बस अपनी डेस्क पर आराम से बैठकर पिछले 1 घंटे से अपने फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है, बस रील्स देख रहा है। होता है, अक्सर होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक 2500 साल पुराने मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ढांचे के अनुसार वो इंसान ठीक इसी पल एक बहुत बड़ी चोरी कर रहा है, तो मतलब शायद ये बात बहुत अजीब लगेगी, है ना? अजीब तो लगेगी, लेकिन आज की हमारी इस चर्चा का जो पूरा आधार है वो यही है। बिल्कुल, आज के इस डीप डाइव में हमारा विषय यही है। आज के इस विश्लेषण के लिए हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो चोरी शब्द की हमारी उस पुरानी और बहुत ही साधारण सी समझ को पूरी तरह से पलट कर रख देने वाला है, जो हमने शायद बचपन में सीखी थी। सही कहा आपने। ये एक ऐसा विषय है जो हमें अंदर से बहुत असहज कर सकता है। देखिए, बचपन में हमें सिखाया जाता है कि किसी के पेंसिल बॉक्स से बिना पूछे रबर निकाल लेना चोरी है। हाँ, वो एक बहुत ही स्पष्ट लकीर होती है, ब्लैक एंड व्हाइट। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस गहराई में उतरने वाले हैं उसका मकसद इस नियम के उस व्यापक अर्थ को समझना है जो केवल तिजोरी से पैसे चुराने तक सीमित नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे रिश्तों की उलझनों और हमारे समाज के पूरे न्याय ढांचे के मनोविज्ञान को बिल्कुल चीर कर रख देता है। हाँ, और ईमानदारी से कहूँ तो इस विषय की गहराई को समझने के बाद मुझे खुद ये डर सताने लगा था कि कहीं मैं भी अपनी पूरी जिंदगी में जाने अनजाने में कोई चोरी तो नहीं करती रही हूँ। ये एहसास बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए, ये जो प्राचीन दार्शनिक अवधारणा है आज के हमारे आधुनिक कॉर्पोरेट कल्चर पर बिल्कुल सटीक बैठती है। तो चलिए इसे खोलते हैं। भगवान बुद्ध के पंचशील का दूसरा शील अदिन्ना दाना विरमणि। अदिन्ना दाना विरमणि, हाँ। इसका जो मूल पाली वाक्य है अदिन्ना दाना विरमणि सिक्खा पदम समाधियामी, इसका एक बहुत ही साधारण सा अनुवाद हमेशा किया जाता है कि मैं चोरी नहीं करूंगा। जी, आमतौर पर यही बताया जाता है। लेकिन इस चर्चा के लिए हमने जो चीजें समझी हैं वो इस बात पे जोर देती हैं कि ये अनुवाद अधूरा है। इसका असली अर्थ है जो चीज मुझे दी नहीं गई है मैं उसे नहीं लूंगा। बिल्कुल सटीक। अब यहाँ मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है? मतलब कान को इधर से पकड़े या उधर से, बात तो एक ही है ना। शब्दों का ये फर्क सतह पर बहुत मामूली लग सकता है, लेकिन इसका जो मनोवैज्ञानिक असर है वो बहुत विशाल है। देखिए, मैं चोरी नहीं करूंगा एक नकारात्मक आदेश है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ ये बता रहा है कि क्या नहीं करना है। एकदम सही। लेकिन जो मुझे दिया नहीं गया है मैं उसे नहीं लूंगा, ये एक बहुत गहरी बात कहता है। इसके केंद्र में भौतिक वस्तुएं नहीं है। तो फिर इसके केंद्र में क्या है? इसके केंद्र में है सहमति यानी कंसेंट और स्वामित्व का सम्मान। कंसेंट, ये बहुत बड़ा शब्द है आज के समय में। बिल्कुल। ये सिर्फ खुद अपने हाथों से कोई वस्तु ना लेने तक सीमित नहीं है। इस शील का असली अर्थ यह है कि जिस चीज पर मेरा हक नहीं है, जो मुझे स्पष्ट रूप से सौंपी नहीं गई है, उस पर मैं मानसिक रूप से भी अपना अधिकार नहीं जताऊंगा। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। मतलब ये सिर्फ कर्म का नहीं बल्कि नियत का नियम है। हाँ, नियत सबसे महत्वपूर्ण है। मान लीजिए सड़क पर कोई बहुत कीमती घड़ी पड़ी हुई मिले, उसे खुद उठा लेना और अपनी जेब में रख लेना तो स्पष्ट रूप से चोरी है। ये तो हम सब जानते हैं। बिल्कुल, वो तो सीधी चोरी है। लेकिन अगर कोई इंसान उसे खुद नहीं उठाता बल्कि अपने किसी दोस्त को उसे उठाने के लिए उकसाता है या उसे ऐसा करते देखकर बस चुपचाप खड़ा रहता है, तो क्या वो भी इस नियम के तहत चोरी कर रहा है? 100%। उस स्थिति में वह व्यक्ति अदिन्ना दाना का ही उल्लंघन कर रहा है। अरे वाह, मतलब चुप रहना भी इसमें शामिल है। हाँ, देखिए, जब कोई किसी गलत काम को होते हुए देखता है और मौन रहकर उसका समर्थन करता है तो वह उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। इस दर्शन के अनुसार यह नियम हमारी मानसिक अवस्था को साधने का काम करता है। किसी भी चीज को हासिल करने से पहले सामने वाले की स्पष्ट और बिना दबाव के दी गई सहमति का होना अनिवार्य है। अगर वो सहमति नहीं है तो वह चीज आपको दी नहीं गई है, और जो दिया नहीं गया है उसे लेना शोषण है। एकदम सही, शोषण है।
अगर हम बिना सहमति के कुछ न लेने वाली इस बात को आधार मानकर चलें, हाँ। तो फिर इसका दायरा अचानक से बहुत ही भयानक रूप से बड़ा हो जाता है। बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि फिर बात सिर्फ भौतिक वस्तुओं की नहीं रह जाती, जैसे घड़ी या पैसे की बात नहीं है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी चीजों को बहुत सामान्य मानते हैं, जैसे भावनात्मक रूप से बहला फुसलाकर किसी से कुछ लेना। ये इस पूरे विषय का सबसे दिलचस्प और मैं कहूंगा विचारणीय पहलू है। भावनात्मक हेरफेर, जिसे हम इमोशनल मैनिपुलेशन कहते हैं, वह भी अदिन्ना दाना की ही श्रेणी में आता है। ये तो बहुत से लोगों के लिए एक नई बात होगी। बिल्कुल, इसकी कार्यप्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब कोई इंसान किसी दूसरे को गिल्ट ट्रिप करता है या अपनी कमजोरी का नाटक करके उससे कोई फेवर लेता है, तो वो असल में क्या कर रहा होता है? वो उसकी भावनाओं से खेल रहा होता है। हाँ, और वो उस दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्र रूप से सोचने और फैसला लेने की क्षमता को बाईपास कर रहा होता है। अच्छा, मुझे यहाँ एक बहुत ही आधुनिक उदाहरण याद आ रहा है। ये कुछ वैसा ही है ना, जैसे हम अपने फोन में कोई नया ऐप डाउनलोड करते हैं जी। और वो ऐप हमें बार बार ऐसे प्रॉम्प्ट्स दिखाता है कि हम परेशान होकर बिना पढ़े ही आई एग्री वाले बटन पर या नियम और शर्तों वाले बॉक्स पर टिक कर देते हैं। बिल्कुल, एकदम सटीक उदाहरण है ये। मतलब हमारी सहमति तो वहां होती है, लेकिन वो सहमति इन्फॉर्म्ड नहीं होती। वो बस किसी तरह से पैदा की गई होती है, या यूं कहें कि मैन्युफैक्चर्ड की गई होती है। मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट, बहुत बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया आपने। तो क्या रिश्तों में इमोशनल ब्लैकमेल करना भी इसी तरह का मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट है? हाँ, रिश्तों में भी बिल्कुल यही होता है। जब कोई रोकर या गुस्सा दिखाकर या भावनात्मक दबाव डालकर अपना कोई काम निकलवाता है, तो सामने वाला वो काम अपनी खुशी से नहीं कर रहा होता। वो बस उस दबाव से बचना चाहता है। बिल्कुल। वो उस भावनात्मक दबाव से बचने के लिए ऐसा करता है, यानी उसकी जो सहमति है वो असली नहीं है। सही बात है। और जब आप बिना किसी की सच्ची सहमति के उसका समय, उसकी ऊर्जा या उसका कोई संसाधन लेते हैं, तो ये सीधे तौर पर एक मनोवैज्ञानिक चोरी है। मनोवैज्ञानिक चोरी? रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभाना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए कि दो सहकर्मी हैं। एक जूनियर है जिसने बहुत मेहनत से कोई शानदार प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है। अब उसका बॉस आता है, अपनी सत्ता और पद का इस्तेमाल करता है और इस प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट के सामने अपने नाम से पेश कर देता है। ये तो कॉर्पोरेट दुनिया की बहुत आम कहानी है ना? अब बॉस कह सकता है कि उसने कंपनी के फायदे के लिए ऐसा किया, या जूनियर तो उसकी टीम का ही हिस्सा है। तो क्या ये भी सत्ता के असंतुलन से की गई चोरी मानी जाएगी? 100%। इस स्थिति में सत्ता के असंतुलन का सीधा सीधा फायदा उठाया जा रहा है। बॉस अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस जूनियर के विचारों और उसकी बौद्धिक संपदा को छीन रहा है। क्योंकि जूनियर तो कुछ बोल ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं बोल सकता। जूनियर विरोध नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपनी नौकरी का डर है। यहां जूनियर की जो सहमति है वो डरा धमका कर ली गई है या उसे पूरी तरह से नजरअंदाज ही कर दिया गया है। किसी के विचारों की नकल करना, जिसे हम प्लैगरिज्म कहते हैं, या अपनी ताकत के बल पर किसी का श्रेय लूट लेना, ये उस व्यक्ति के बौद्धिक श्रम की चोरी है। मतलब अदिना दाना का सिद्धांत हमें यही सिखाता है कि किसी भी प्रकार के पावर डायनामिक्स का फायदा उठाना एक तरह का गंभीर शोषण है। जी बिल्कुल, ये केवल वस्तुओं की बात नहीं है, ये सत्ता और ताकत की भी बात है। अब जब बात कॉर्पोरेट कल्चर और श्रम की हो ही रही है, तो चलिए व्यवस्थागत चोरी, यानी जो सिस्टमिक थेफ्ट होती है, उसकी तरफ चलते हैं। ये बहुत जरूरी पहलू है। अक्सर हम चोरी को रात के अंधेरे में होने वाली घटना मानते हैं, लेकिन दिन के उजाले में अगर कोई व्यक्ति किसी मजदूर, किसान या रेढ़ी वाले से मोल भाव करके उसे उसके वाजिब दाम से बहुत कम पैसे देता है, हाँ, जो कि अक्सर लोग करते हैं, और फिर बहुत गर्व से आके बताता है कि अरे मैंने तो कितनी अच्छी डील क्रैक कर ली, तो क्या वो इंसान असल में उस गरीब की मेहनत चुरा रहा है? देखिए, ये अर्थव्यवस्था में मौजूद सबसे गहरी बीमारियों में से एक है। किसी भी व्यक्ति ने जो पसीना बहाया है, जो समय और अपना कौशल किसी काम में लगाया है, उसका एक वास्तविक मूल्य होता है। बिल्कुल होता है। जब कोई अपनी आर्थिक स्थिति या अपनी मोल भाव की जो ताकत है, उसका इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को उसके काम के बराबर भुगतान नहीं करता है, यानी उसे अंडर पे करता है, तो वह सीधे सीधे उसके जीवन जीने के साधनों की चोरी कर रहा है। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह किसी के अस्तित्व और उसकी गरिमा पर सीधा हमला है।
और इसका दूसरा पहलू भी उतना ही परेशान करने वाला है। हमने शुरुआत में उस व्यक्ति का उदाहरण दिया था जो ऑफिस में बैठकर सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है। हाँ, जो एसी में बैठा था। जी, इसे काम चोरी या टाइम थेफ्ट कह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे की शिफ्ट के पूरे पैसे ले रहा है लेकिन 4 घंटे सिर्फ गपशप में या इंटरनेट पर समय बर्बाद कर रहा है, तो वो केवल आलसी नहीं है। जी नहीं, वो सक्रिय रूप से चोरी कर रहा है। बिल्कुल, वो अपने एम्प्लॉयर के समय और पैसे की बहुत बड़ी चोरी कर रहा है। देखिए, इस काम चोरी के पीछे का जो मनोविज्ञान है वो बहुत जटिल है। अक्सर लोग इसे ये कहकर सही ठहराने की कोशिश करते हैं कि कंपनी भी तो हमारा फायदा उठाती है। हाँ, लोग कहते हैं कि हमें उतनी सैलरी नहीं मिलती जितने के हम हकदार हैं। बिल्कुल, लेकिन ये सोच समाज में एक तरह का रॉट यानी एक बहुत गहरी सड़न पैदा करती है। अरे, मैं यही पूछने वाली थी। अगर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी अपने कर्मचारियों का भयंकर शोषण कर रही है, उन्हें बहुत कम सैलरी दे रही है, तो क्या एक कर्मचारी का 2 घंटे काम से ब्रेक लेकर आराम करना सिर्फ तराजू को बराबर करना नहीं है? अच्छा, आप इसे रॉबिनहुड की तरह देख रही हैं? हाँ, क्या वो समय का एक तरह का रॉबिनहुड नहीं बन रहा है? ये तर्क सुनने में बहुत आकर्षक लग सकता है, लेकिन दार्शनिक रूप से ये बहुत खोखला है। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, जब एक कंपनी अपने कर्मचारियों का शोषण करती है तो वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अपराध और चोरी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब कर्मचारी भी वही करता है? हाँ, इसके जवाब में जब कर्मचारी भी काम चोरी करने लगता है तो वो सिस्टम को नहीं सुधार रहा होता, वो खुद अपनी व्यक्तिगत अखंडता और ईमानदारी को नष्ट कर रहा होता है। ये एक जीरो सम गेम नहीं है। बिल्कुल नहीं, दो गलत मिलकर एक सही नहीं बनाते। जब आप काम का पूरा वेतन लेते हैं तो एक अदृश्य अनुबंध होता है कि आप अपना पूरा कौशल और समय देंगे, और जब हम ऐसा नहीं करते तो हम उस भरोसे को तोड़ते हैं। जी, और इसी वजह से अदीना दाना वेरमणि को केवल एक व्यक्तिगत नैतिकता नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का सबसे व्यवहारिक आधार माना जाता है। ये बहुत ही स्पष्ट और गहरी बात है कि हम सिस्टम की कमियों का बहाना बनाकर अपनी खुद की नैतिकता को गिरने नहीं दे सकते। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। जी, पूछिए। इंसान ऐसा करता ही क्यों है? मतलब हमारे पास सोचने समझने की इतनी शक्ति है, हमने चांद तक का सफर तय कर लिया है, फिर भी हम इस तरह के शोषण, काम चोरी और दूसरों का हिस्सा छीनने की प्रवृत्ति में क्यों फंसे हुए हैं? इस व्यवहार की जड़ को समझने के लिए हमें मानव विकास और हमारे जीव विज्ञान यानी एवोल्यूशन की तरफ देखना होगा। एवोल्यूशन? हाँ। अगर हम जानवरों के जीवन चक्र को देखें तो पशुओं में भोजन पाने के लिए या अपने इलाके की सुरक्षा के लिए अक्सर छीना झपटी होती है। हाँ, एक शेर दूसरे जानवर का शिकार लूट लेता है। बिल्कुल, उनके लिए यह छीना झपटी उनके जीवित रहने की मूलभूत जरूरत है। उनके दिमाग में भूख से जुड़े हार्मोन उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब जंगल में सर्वाइवल का यही नियम है, अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो वे भूखे मर जाएंगे। लेकिन मानव समाज की जो त्रासदी है वो ये है कि हमने इस पशु प्रवृत्ति को अपने सभ्य समाज में भी बरकरार रखा है, और सच कहूं तो उसे एक नया और बहुत ही भयानक रूप दे दिया है। कैसे? आज के समय में जब एक अमीर उद्योगपति या सत्ता में बैठा कोई इंसान संसाधनों को लूटने की कोशिश करता है तो वो अपनी किसी शारीरिक भूख या जरूरत को मिटाने के लिए ऐसा नहीं कर रहा होता। तो क्या इसका मतलब ये है कि सफलता और ज्यादा पैसा कमाने की जो होड़ है वो हमें वापस जानवरों की श्रेणी में ला खड़ी करती है? एक तरह से हाँ। क्या जब हम धन और पावर के लिए दूसरों का हक मारते हैं तो हम बस सूट बूट पहने हुए उन जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं जो मांस के एक टुकड़े के लिए लड़ते हैं? अगर गहराई से हम इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो स्थिति जानवरों से भी बदतर है। बदतर? जी, देखिए, एक शेर जब शिकार करता है और उसका पेट भर जाता है तो वो शिकार करना छोड़ देता है। हाँ, वो बेवजह नहीं मारता। उसके पास कल के लिए भोजन इकट्ठा करके रखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जानवर की लूट सिर्फ उसकी जरूरत के लिए होती है, लेकिन इंसान के पास कल्पना करने की क्षमता है, और इसी कल्पना की वजह से उसे भविष्य की चिंता भी होती है। एग्जैक्टली। और इसी वजह से उसके अंदर भविष्य को लेकर एक गहरा डर और असुरक्षा पैदा होती है, और यही डर अंतहीन लालच को जन्म देता है। बिल्कुल। हम कैलोरी के लिए नहीं बल्कि समाज में अपना रुतबा, अपना ईगो और अपना पावर बढ़ाने के लिए चोरी करते हैं, दूसरों का हक मारते हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम और इकट्ठा करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए किसी का भी नुकसान क्यों ना हो। हम बस डोपामाइन और स्टेटस के एंजाइटी से प्रेरित होकर वो सब कुछ अपने पास समेट लेना चाहते हैं जिस पर हमारा कोई हक ही नहीं है। ये सच में झकझोर देने वाली बात है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने यह शील दिया था, अदिन्ना दाना वेरमणि का पालन,
हमें इस आदिम लूप यानी प्राइमर लूप से बाहर निकालता है। ये हमें यह तय करने की शक्ति देता है कि हम केवल अपनी सहज प्रवृत्तियों के गुलाम नहीं हैं। हमने अपनी अनंत कल्पना शक्ति का इस्तेमाल बस अपनी अनंत लालच को पालने के लिए किया है। ये बहुत भारी बात है। जी बिल्कुल है। लेकिन मान लीजिए आज के इस विश्लेषण को सुनकर कोई इंसान ये तय करता है कि वो इस अंधी दौड़ से बाहर निकलेगा। वो ये फैसला करता है कि वो लालच और छीना झपटी छोड़ देगा, वो वही लेगा जो उसे स्पष्ट रूप से दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। तो न लेने से जो एक खालीपन पैदा होगा जिंदगी में, उसे किस चीज से भरा जाना चाहिए? क्या सिर्फ ये सोचकर चुपचाप बैठ जाना कि मैंने आज कोई चोरी नहीं की काफी है? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इस पूरी चर्चा का सबसे परिवर्तनकारी हिस्सा है। केवल चोरी न करना या न लेना एक अधूरा समीकरण है। अच्छा जी, इस शील में संतुलन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत छिपा है। जब कोई व्यक्ति किसी का कुछ बिना हक के नहीं लेता तो सबसे पहले उसे एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक शांति मिलती है। हाँ, मानसिक शांति तो मिलेगी। उसे पकड़े जाने का या किसी से नजरें चुराने का डर नहीं रहता। उसका नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट मोड या सर्वाइवल मोड में नहीं फंसा रहता। और इस शांति के बाद आता है इस शील का दूसरा चरण, जिसे कहते हैं दान पारमिता। दान। लेकिन अगर किसी ने दूसरों का हिस्सा लेना बंद कर दिया है तो शायद उसके पास बहुत ज्यादा पैसे न बचें दान करने के लिए। क्या ये सिर्फ आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के लिए है? यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है कि दान सिर्फ पैसों का होता है। तो फिर और क्या दान कर सकते हैं? दान पारमिता का अर्थ बहुत व्यापक है। इसका असली मतलब है देने की आदत विकसित करना। आप अपना समय दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई हुनर या ज्ञान है तो आप उसे बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के साथ बांट सकते हैं। किसी के मुश्किल समय में उसे अपना पूरा ध्यान देना, किसी अच्छे काम में अपना श्रम यानी अपनी मेहनत लगाना, ये सब दान पारमिता का ही हिस्सा है। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ पा रही हूँ तो अधिनादाना का अंतिम लक्ष्य हमें एक लगातार कंज्यूमर या सिर्फ लेने वाले व्यक्ति से निकालकर एक कंट्रीब्यूटर यानी देने वाले व्यक्ति में बदलना है। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। जब हम दूसरों का हिस्सा छीनना बंद कर देते हैं तो हमारे पास जो अपनी असली ऊर्जा बचती है उसे हम समाज को वापस लौटाने में लगाते हैं। ये एक आदर्श बदलाव है। न लेने के सिद्धांत को जब हम देने के सिद्धांत के साथ मिलाते हैं तभी इंसानियत का असली विकास होता है। ये सिर्फ एक नियम का पालन करना नहीं है, बल्कि ये दुनिया को देखने का अपना नजरिया पूरी तरह से बदल देना है। ये सब जान के तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सोचने का पूरा ढांचा ही रिबूट हो गया हो। एक बहुत ही साधारण सा लगने वाला नियम जो नहीं दिया गया है उसे मत लो, हमारे व्यक्तिगत रिश्तों में भावनात्मक ईमानदारी ला सकता है। बिल्कुल ला सकता है। हमारे कार्यस्थल पर एक सच्चा और न्यायपूर्ण माहौल बना सकता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे मन के अंदर उस अंतहीन भागदौड़ को शांत कर सकता है। ये इस प्राचीन ज्ञान की सबसे बड़ी ताकत है। ये केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं है, ये हमारे आधुनिक, जटिल और बहुत ही तनावपूर्ण जीवन की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक उलझनों के एक बेहद सटीक और व्यावहारिक समाधान है। आज की इस डीप डाइव ने हमें ये गहराई से सोचने पर मजबूर किया है कि बिना स्पष्ट सहमति के किसी के इमोशन से खेलना, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके किसी का आइडिया चुराना या किसी मजदूर की मेहनत का पूरा मोल न चुकाना, ये सब उसी चोरी के अलग अलग रूप है जिनसे हम अक्सर अपनी आंखें चुरा लेते हैं। जी बिल्कुल, हम इन्हें नॉर्मल मान लेते हैं पर ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ जो शायद हमें और आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। जी, जरा अपने आसपास देखिए, हम जिस आधुनिक और बेहद आरामदायक समाज में रहते हैं उसमें ऐसी कितनी चीजें हैं जिनका हम रोजाना बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी चीजें हैं। किसी ऑनलाइन सेल से खरीदी गई वो बेहद सस्ती सी टी शर्ट, हमारे फोन में मौजूद वो एप्स जो हमारा ध्यान खींचकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं, या हमारी रोजमर्रा की सुविधा के लिए दिन रात काम करने वाले वो अनजान लोग, डिलीवरी पार्टनर्स या फैक्ट्री वर्कर्स, बिल्कुल, जिनकी मेहनत की असली कीमत शायद कभी चुकाई ही नहीं गई। क्या ये संभव है कि हमारे इस बहुत ही सुरक्षित दिखने वाले जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनजाने में ही सही उसी काम और श्रम की अदृश्य चोरी की नींव पर खड़ा है? ये बहुत ही चुभने वाला लेकिन जरूरी सवाल है। और अगर ऐसा है तो कल सुबह उठकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस चक्र को तोड़ने के लिए एक लेने वाले से देने वाले बनने की तरफ सबसे पहला कदम क्या उठा सकते हैं?
सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर मनन जरूर करना चाहिए। इसी भारी लेकिन जरूरी सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अपने आसपास देखते रहिए और विचार करते रहिए। शुक्रिया।